हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट आइडिया एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग। आज रिसर्च का एक नया टॉपिक स्टार्ट है। टॉपिक का नाम है रिसर्च के एथिक्स। और कितने नंबर पक्के? रिसर्च के एथिक्स से असर्शंस, रीजन और असर्शंस बेस्ड क्वेश्चन आता है, याद रखना। और सबसे हार्ड क्वेश्चन रीजन और असर्शंस बेस्ड को सबसे हार्ड क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि उसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, इसमें रिसर्च के एथिक्स बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जिसने मुझे पढ़ाने के लिए जागरूक किया। क्या था कि मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ता था और साथ में मैंने ऑनलाइन भी प्रिपरेशन करता था, क्योंकि मुझे ज्यादा भरोसा किसी के ऊपर नहीं था सिवाय अपने आप को छोड़ के। तो मैंने रिसर्च के एथिक्स में सर से पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एथिक्स, एंड उन्होंने मुझे एक लाइन एक्सप्लेन की जो मेरी समझ के बाहर थी। मैंने फिर सर से, जब लगभग 15 मिनट हो गए, तो मैंने सर से ये बोला, सर एथिक्स का मतलब कैन वी यूज दिस लाइन, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दैट्स इट, दैट इज रिसर्च एथिक्स। क्योंकि एथिक्स क्या होती है, आपकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है, आपकी एप्लीकेबिलिटी, कैपेबिलिटीज, जो आपके नॉर्म्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वैल्यूज है, इसे हम एथिक्स बोलते हैं ना। इसी से तो हमारे एथिक का पता चलता है। और जब हम एथिकल होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी कंसेप्ट को देखें, मान लो हम रोड से जा रहे हैं, कोई बच्चा हमें रोते हुए दिखा और हमें लगा कि वो भूखा है, ये कहां से पता चला, अंदर से आवाज आई है, एथिक है। आपकी वैल्यू और आपके नॉर्म्स ने आपको ये इंडिकेट किया है, आप क्या कोशिश करोगे कि उसे खाना खिलाया जाए, दैट इज एथिक्स। जिस तरीके से जब कोई भी काम को करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम अपना जजमेंट बना दे, तो उसे हम एथिक्स कहते हैं। एथिक्स वर्ड समझ में आ गया। रिसर्च में एथिक्स क्या है कि रिसर्च को करने के दौरान, क्योंकि रिसर्च को एक छोटे बच्चे की तरह पालना होता है, जैसे एक छोटे बच्चे की केयर नहीं करते हैं, टाइम से खाना खिलाना, टाइम से दूध पिलाना, टाइम से घुमाना सुलाना, सब कुछ जिस तरीके से एक रिसर्च को पाला जाता है, वैसे ही उसको, जिस तरीके से बच्चे को पाला जाएगा, वैसे ही एक रिसर्च को बनाया जाता है। इसलिए इसमें भी एथिक्स का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। चलिए गाइस, पॉइंट स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है कि रिसर्च एथिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ मोरल रूल्स, मोरालिटीज, रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब रूल्स एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टू द कलेक्शन, एनालाइज, रिपोर्टिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिसर्च सब्जेक्ट। मतलब जो रिसर्च में एथिक का मतलब दिया गया है, वो क्या दिया गया है कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जब आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, एक पॉइंट, दूसरा, या फिर डाटा को एनालाइज कर रहे हो, या फिर तीसरा आप डाटा को रिपोर्ट कर रहे हो, पब्लिकेशन कर रहे हो, तो आपको अपने रिसर्च में मोरालिटी को अपनाना होगा। जो मोरल रूल्स है उनको ध्यान में रख के काम करना होगा। जैसे आपको कौन सा रिसर्च मेथड अच्छा लगता है, बेस्ट रिसर्च मेथड से रिसर्च करना, बेस्ट रिसर्च मेथड के कलेक्शन से डाटा को कलेक्ट करना, बेस्ट तरीके से एनालाइज करना, बिकॉज आपको रिसर्च में अपना हमेशा बेस्ट देना होता है। क्लियर और नॉट गाइस, सबको यहां तक कोई दिक्कत है? आइए आगे। यानी कि डाटा के कलेक्शन से लगा के रिपोर्टिंग होने तक हर जगह आपको एथिक को यूज करना होगा। और इसके अंदर एथिक का मतलब है कि आपका पर्सनल ओपिनियन या किसी एक्सपर्ट का पर्सनल ओपिनियन आप इंक्लूड नहीं करोगे। रिसर्च के डाटा कलेक्शन, रिसर्च के एनालाइज या रिपोर्ट में जो डाटा आपको मिला वही एक्सप्लेन करोगे, अपने पास से कुछ नहीं जोड़ोगे। यही है रिसर्च का एथिक्स। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं गाइस? आगे, in particular activity acceptance of subjects right to privacy, confidentiality and information consent। मतलब क्या बोला है कि जब कोई भी एक व्यक्ति रिसर्च करने जा रहा है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द रिसर्चर। रिसर्चर की कुछ ड्यूटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अमेरिका में एक लड़की के ऊपर, एक लेडीज थी जो काफी बुजुर्ग थी, उसके ऊपर एक रिसर्च की गई। डॉक्टरों को मानना यह था काफी लंबे समय पहले, क्योंकि पहले रिसर्च की जो पॉपुलेशन थी उसे क्या माना जाता था? ऑब्जेक्ट। क्या माना जाता था? ऑब्जेक्ट। बेस्ट एग्जांपल है
मुन्ना भाई की जो मूवी है उसमें जो वो आनंद होता है उसको डायरेक्टर बार बार बोलता है कि देखो ऑब्जेक्ट कोई हरकत नहीं कर रहा है, देखो ऑब्जेक्ट की पलकें बंद नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट इतने दिनों से। तो ये जो ऑब्जेक्ट वर्ड था ये पहले यूज होता था क्योंकि उस टाइम पर रिसर्च में एथिक्स रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता था। एक लेडीज थी जो कैंसर की बीमार थी, जापान की घटना, डॉक्टर उसको दवाई दे रहे थे, वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। डॉक्टर ने एक रिसर्च किया कि अगर हम थोड़ी थोड़ी दवाई देते हैं तो धीरे धीरे आराम लगता है, अगर हम एक साथ ज्यादा दवाई दें तो क्या वो ठीक हो जाएगी? तो उन्होंने एक साथ रिसर्च करने के लिए उस लेडीज की बिना कंसेंट के बहुत सारी दवाई एक साथ उसको खिला दी और वो बिल्कुल ठीक हो गई, बशर्ते वो दुनिया में नहीं रही, दुनिया छोड़ के चली गई। लेकिन उस टाइम पर केस किया जा सकता था? नहीं, क्योंकि रिसर्च ऑब्जेक्ट जो था, रिसर्च पॉपुलेशन या सैंपल को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता था। इसको हटाने के लिए एक रिसर्चर को कुछ ड्यूटीज प्रोवाइड की गई। क्या ड्यूटी? कि एक तो जिस भी सब्जेक्ट से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसकी प्राइवेसी को ध्यान रखना आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि कोई डाटा ऐसा है, जैसे कुछ डाटा ऐसा है जिसे फीमेल से मेल ले नहीं सकता और ना ही वो उसको एक्सपेंड कर पाएगी, दे भी नहीं पाएगी, वो ऐसी इंफॉर्मेशन उसको पास नहीं कर सकती। लेकिन अगर मान लो कि आपकी कंसेंट से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ भी जाए तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द रिसर्चर कि उसकी राइट टू प्राइवेसी ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसका नाम बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसकी तो रेपुटेशन चली जाएगी। और ये सब क्या है? अब हम क्या सोच रहे हैं? मोरालिटी, एथिक्स, हम मोरली सोच रहे हैं, ये होते हैं रिसर्च के एथिक्स। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब उस कॉन्फिडेंशियल रखना, उसके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना, मतलब कि उसका नाम ना आना। नेक्स्ट क्या बोला है? एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो तो उसे पता होना चाहिए कि आप रिसर्च क्या करने आ रहे हो, आप कौन से क्वेश्चन पूछोगे, किस पॉइंट पर आप रिसर्च कर रहे हो, और इस पर उसकी कंसेंट का होना जरूरी है। अगर आप जब किसी से जबरदस्ती डाटा ले सकते हैं, पिटना और पड़ेगा, राइट? तो दीज आर द टॉपिक ऑफ द रिसर्च एथिक्स। क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अब हम डेफिनेशन एंड मीनिंग की बात करेंगे। रिसर्च एथिक्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, कि आपको किस तरीके से एक रिसर्च को कंडक्ट करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो ही रिसर्च के एथिक्स कहलाते हैं। यस और नो? Ethical areas related to research. Number 1, honesty. You have to honest with your research. आपको अपनी रिसर्च के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। सिंपल वर्ड में बोले तो ये है, डोंट बी यूज द पर्सनल ओपिनियन एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। ऑनेस्टी से ही कहेंगे। प्लस आपको जो पैसा मिलता है रिसर्च करने के लिए, उसको इन्वेस्टिंग बचाओ, मतलब टाइम बचाओ, पैसा बचाओ और अपने रिसर्च के प्रति ऑनेस्ट करो। जो आप रिसर्च करने गए हैं वही रिसर्च करो, अलग से कुछ आइडेंटिफाई मत करो। दूसरा, अपना डाटा के प्रति ऑनेस्ट रहो, अपने जो आपने पॉपुलेशन से सैंपल आइडेंटिफाई किया है जिससे आप डाटा कलेक्ट करोगे उसके प्रति ऑनेस्ट रहो। दीज आर द टॉपिक ऑफ ऑनेस्टी। एंड किसी भी रिसर्चर के अंदर क्या क्या एथिक होने चाहिए, अब हम वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले से ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्टी रिपोर्ट डाटा, रिजल्ट, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड पब्लिकेशन स्टेटस। डाटा को कलेक्ट करने के दौरान, पब्लिक करने के दौरान या फिर एनालाइज करने के दौरान आपको अपनी रिसर्च के प्रति कैसा होना चाहिए भैया जी? ऑनेस्ट होना चाहिए। बताओ गलत है या सही बात? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी? ऑब्जेक्टिविटी मींस रिसर्च के अंदर सिर्फ वो ही डाटा आपको लेना है जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पे आया हो। किसी का ओपिनियन, आपका मानना, आपके घर वालों का मानना, आपके ग्रुप्स का मानना, आपके एक्सपर्टीज का ओपिनियन, किसी का भी पर्सनल ओपिनियन आप रिसर्च में यूज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिसर्च में एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा एरर होने के चांसेस बढ़ेंगे, रिसर्च उतना बेकार हो जाएगा, यानी कि इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च में 0.5% से ज्यादा एरर नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर और नॉट? आप रीड करो। बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए रिसर्चर शुड बी अवॉइड एनी टाइप ऑफ बायसनेस, ठीक है, एंड गिव रिपोर्ट बाय
ऑब्जर्वेशनल, फिनोमिना एंड एक्सपेरिमेंटल। यानी कि रिसर्च के अंदर जो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी या तो उसे आपने एक्सपीरियंस किया हो या खुद से ऑब्जर्व किया हो। यानी कि रिसर्च किस पर बेस होनी चाहिए? इंपेरिकल रिसर्च पर। और इंपेरिकल रिसर्च क्या होती है? डिपेंड ऑन योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। क्लियर और नॉट गाइस? आगे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वादा किया तो निभाना पड़ेगा और हमारे घर पर सबको आना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रिटी। अगर आपने किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आप किसी से प्रॉमिस करोगे ना कि मैं इस टॉपिक पर आपको सॉल्यूशन दूंगा, उसके लिए वो आप पैसा लोगे, खाना लोगे, रहना लोगे, तो आपको अपनी प्रॉमिस के प्रति स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। यस और नो? जो भी आपने वादा किया है वो पूरा होना चाहिए। क्या कहता है? कीप योर प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट। अपने प्रॉमिस पर और अपने एग्रीमेंट पे बने रहो, जो तुमने कहा है वो करके दो। एक्ट विद सिंसियरिटी, स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट ऑन एन एक्शन। क्या बोला है? कि आप अपने एग्रीमेंट पे बने रहो, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो स्ट्रिक्सिटी से करना चाहिए और सिंसियरिटी के थ्रू करना चाहिए, ना कि छोटे बच्चों की तरह करना। क्यों? क्योंकि एक रिसर्च सिर्फ एक पर्सन को नहीं, करोड़ों लोगों पर इफेक्ट डालती है, क्योंकि वो करोड़ों लोगों के द्वारा पढ़ा जाना है। क्लियर और नो? ये भी आ सकता है कि जिससे हम पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि जिससे सामने वाला जो है थोड़ा सा उसके साथ कंफर्टेबल फील करे। कब फील करेगा? जब आप उसकी कंसेंट ले लोगे, राइट? तो ये यही कह रहा है कि यू हैव टू इंटीग्रिटी, अपने प्रॉमिस पर बने रहो। अगर आपने किसी से भी प्रॉमिस किया है कि आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी है, तो दिस इज दैट इज योर ड्यूटी, बिकॉज आप किसी से प्रॉमिस करके आओ, बने रहो उस पर। सिंसियरिटी से काम करना होगा। पर्सनल एक्ट तो कर ही नहीं सकते रिसर्च के अंदर, वो आपके एथिक को खराब कर देता है। यस और नो? क्लियर? आगे केयरफुलनेस। एक रिसर्चर को जब वो रिसर्च करने चाह रहा है, अपनी रिसर्च के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक उनके रिसर्च के रिजल्ट को चेंज कर सकता है। यस और नो? यही कह रहा है। क्या कहता है? कि अवॉइड केयरलेसनेस, एरर एंड नेग्लिजेंसी। लापरवाही को अवॉइड करो, केयरलेसनेस को अवॉइड करो। केयरफुली एंड क्रिटिकली एग्जामिन योर ओवन वर्क एंड द वर्क ऑफ योर पीयर्स। ध्यानपूर्वक तरीके से, सावधानी से एग्जामिन करो अपने द्वारा किए गए काम और आपके साथ में जो ग्रुप लगा है उसके साथ जो काम किया गया है उसे बार बार एग्जामिन करो, क्योंकि ये सिर्फ आपको अकेले इफेक्ट नहीं करने वाली। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद योर रिसर्च। हो गया क्लियर या नहीं? रेस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दे मींस मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा लो के पोर्शन में एंट्री करनी पड़ेगी। यस डियर। सर इसमें ये भी आ सकता है कि जिसमें हम रिसर्च करते हैं, तो किसी भी टॉपिक को रिसर्च करने से पहले हम पहले उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। तो जब तक हम उसकी हिस्ट्री नहीं जानेंगे, हम उस टॉपिक की रिसर्च नहीं स्टार्ट करेंगे। उसे हम बेटर लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू। यहां बात चल रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनेंगे। यू हैव टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक होता है आपका कॉर्पोरल प्रॉपर्टी और एक होता है आपका नॉन कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसे फिजिकली देखा जा सकता है या छुआ जा सकता है, उसे हम कॉर्पोरल प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो जिस प्रॉपर्टी ने तुम्हारे दिमाग से जन्म लिया। कहां से? इंटेलेक्चुअल एक्ट से। जैसे गाना लिखना, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बुक लिखना, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। योर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, these are all of your intellectual property. If you are using the data of any other person, then you have to give citation. आपको उसे क्या देना पड़ेगा? साइटेशन देना पड़ेगा। बिब्लियोग्राफी में ये बताना पड़ेगा जाके कि मैंने इस पर्टिकुलर बंदे का ये एक्ट या ये पेज या ये लाइन यूज की है, तब आप एक अच्छे रिसर्चर हो। ठीक है, देखना हाथ में ही आ गया।
कभी कभी तो मैं ज्यादा फ्लो में आ जाता हूं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का फिजिकल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है नहीं, मतलब कौन से यूज कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, एक तरीके से इंटेंजिबल ही होगा इंटेंजिबल, कॉर्पोरल विच कैन बी टच, इनकॉर्पोरल विच कैन नॉट टच। इनकॉर्पोरल में ये एक प्रॉपर्टी आती है इंटेलेक्चुअल, इसे छुआ नहीं जा सकता, इसीलिए इस पर काम भी दूसरे लोग करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। ओके, क्लियर हो गया? यस और नो? यहां तक आगे आइए। तो ऑनर, पेटेंट, कॉपीराइट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डू नॉट यूज अनपब्लिश्ड डाटा मेथड्स। मतलब अगर आप किसी के कॉपीराइट को, किसी के पेटेंट को यूज कर रहे हो तो आपको उसे सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप किसी के डाटा को यूज कर रहे हो तो आपको उसको साइटेशन देना पड़ेगा। आप अगर किसी की रिसर्च का कोई ग्राफ ले रहे हो, पैराग्राफ ले रहे हो, पूरा का पूरा रिसर्च ले रहे हो, बात एक ही है, क्या? साइटेशन देना पड़ेगा। अगर साइटेशन नहीं दिया तो दिस इज द सिन इन द रिसर्च, एंड सिन मतलब पाप। अगर आपने किसी के पेटेंट, कॉपीराइट या डाटा का यूज किया और उसे साइटेशन नहीं दिया है तो आप एक अच्छे रिसर्चर नहीं है और इसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगा। क्लियर ऑननेस? ओपननेस, ओपननेस क्या बच्चे? क्वेश्चन मुझसे करो। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब पुरानी रिसर्च को देखना जी, या पुरानी रिसर्च जैसे कॉपीराइट का आपने बताया, तो पुरानी रिसर्च को देखने के लिए तो इजंट इट हिस्ट्री के हम पुरानी रिसर्च को देख रहे हैं जो पहली रिसर्च हुई थी। बच्चे इसमें रिसर्च में हिस्ट्री का काम नहीं है। इसमें एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लो आप रिसर्च करने जा रहे हो और आपने कोई रिसर्च, यहां पर ये हिस्ट्री की बात नहीं है, ये कह रहा है कि मान लो कि आपने अपना रिसर्च का काम कर रहे हो लेकिन आपको किसी दूसरे की रिसर्च में कोई पर्टिकुलर लाइन बहुत अच्छी लगी है, वो लाइन आपने वहां से उठाई और अपनी रिसर्च की रिपोर्ट में लिख दी। लिख सकते हो, लीगल है, लेकिन जब लाइन लिखोगे तो बिब्लियोग्राफी में उसका क्रेडिट आपको उसे देना पड़ेगा कि ये रिसर्च की लाइन फलाने फलाने रिसर्च डिपार्टमेंट में से फलाने रिसर्च से इस इंसान का मैंने अडॉप्ट किया है, उसे कहते हैं साइटेशन देना। क्लियर और नॉट? उसका सम्मान करना भी आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट, शेयर डाटा, रिजल्ट्स, आइडियाज, टूल्स, रिसोर्सेज। ओपननेस का मतलब क्या होता है? आपके द्वारा की गई रिसर्च को बंद कमरे में मत कर देना कि भाई रिसर्च हो गई, हाँ जी, ताला लगा दो, चाबी जेब में रख लो और सबको बताओ मैंने की है रिसर्च, ये रही चाबी, मैंने की है रिसर्च, ये रही चाबी। यानी कि यू हैव टू ओपन फॉर योर थॉट्स। व्हाई? अगर आपने किसी पॉइंट पर रिसर्च किया और मान लो कि आप रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाए और वो डाटा किसी दूसरे ऐसे इंसान को मिल जाए जो रिसर्च के एंड तक पहुंच सकता है, तो क्या होगा? समय बचेगा, उसका टाइम बच जाएगा, एक्सपेंस बच जाएगा और वो उसमें जल्दी से रिपोर्ट को आइडेंटिफाई करके प्रेजेंट कर सकता है। क्या कहता है? डाटा को शेयर करो, रिजल्ट्स को शेयर करो, आइडियाज, टूल्स, रिसोर्सेज, बी ओपन टू क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडियाज। एक और बात है, एक रिसर्चर को हमेशा क्रिटिसिज्म होने के लिए रेडी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसर्च एक सर्कल पे ट्रेवल करती है। किस पे ट्रेवल करती है? सर्कल पे। अगर यहां सॉल्यूशन है तो अगला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्लियर और नॉट? वेरी गुड। आगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी। चलो ओके, ठीक है। मतलब किसी की, अगर आपने रिपोर्ट, किसी से आपने डाटा कलेक्ट किया है या किसी से आपने इंफॉर्मेशन ली है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रखना। ओके, क्या कहता है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर। बिल्कुल है, ये किसकी ड्यूटी है? ये रिसर्चर की ड्यूटी है, दैट प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी लाइक पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या लिखा है? मिलिट्री डेटा, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन, मेडिकल रिपोर्ट, ईटीसी। अगर इस तरीके का कोई भी डाटा आप यूज करते हो, बहुत ज्यादा नजदीक होने की वजह से मुझे वर्ड क्लियर नहीं होता है ना। सो क्या हुआ कि अगर आप इस तरीके का कोई डाटा कलेक्ट करते हो जिसमें आप कलेक्ट कर रहे हो मिलिट्री के डाटा को, किसी की कॉन्फिडेंशियल जो उसकी डाटा है उसको, किसी की मेडिकल रिपोर्ट को, तो उसको आपको क्या रखना पड़ेगा? कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा, छिपाना पड़ेगा। ये आपके एक रिसर्चर होने के नाते ड्यूटी है। क्लियर और नॉट डियर? Responsible publication means publish in order to advance research and scholarship, not to advance just own career.
कि रिसर्च को आपको पब्लिश करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है, अपने लिए नहीं, पब्लिक के लिए। अपने लिए नहीं, आपको अपने द्वारा किए गए रिसर्च को पब्लिश करना होगा, और यह सोच के नहीं कि मेरा कैरियर है, बल्कि ये रिसर्च से किसको नॉलेज कितनी मिलेगी, इसलिए आपको इसको पब्लिश कराना पड़ेगा। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग, मेंटोरिंग, मेंटरिंग, ठीक है। हेल्प टू एजुकेट, मेंटोर एंड एडवाइज स्टूडेंट। ये किस में मदद करता है? बच्चों को सलाह देने में मदद करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल करता है, आपका रिसर्च एजुकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्लियर और नॉट? मेंटोरिंग का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना, मेंटरिंग, हाँ, डायरेक्ट करना, गाइडेंस देना, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देना कि इस तरीके से यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट। और रेस्पेक्ट ऑफ कलीग्स, हमेशा अपने पार्टनर्स को रेस्पेक्ट करना। जैसे इसके अंदर क्या बात होती है, इसके अंदर 2 पॉइंट लिखे हैं। रेस्पेक्ट योर कलीग्स एंड ट्रीट देम फेयरली, उनके साथ में ट्रीट करना। एक, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब किसकी क्या है? ये सारी की सारी एक रिसर्च के अंदर होने वाली क्वालिटीज होनी चाहिए। इसमें एक वर्ड आया कि रेस्पेक्ट टू कलीग्स। अब क्या होता है, कभी कभी हम रिसर्च कर रहे हैं, मान लो कि हमारे साथ में 4 आदमी मेरे साथ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, डाटा कलेक्शन में चारों ने अपना कंप्लीट योगदान दिया। जब मैंने रिसर्च रिपोर्ट लिखी तो मैंने उन चारों के नाम को अलग निकाला, अपने बाबू का नाम जोड़ दिया। यह भी रिसर्च का एथिक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपनों को हटाया, दूसरे जो पीयर्स थे उनको हटा के रिमूव करके एक का नाम जोड़ दिया, या फिर किसी ने 4 ने तो काम किया ही था लेकिन हमारे बाबू ने भी काम किया था और हमने अपने बाबू का तो नाम लिखा नहीं है, 4 का लिख दिया। यह भी रिसर्च के साथ गलत है, क्योंकि आप किसी के सम्मान और रेपुटेशन को डिस्ट्रॉयड कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। उसकी जो रिस्पॉन्स, उसकी जो कहते हैं ना कि उसे जो ऑनर और सम्मान मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। राइट। आगे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जब आप रिसर्च करने जाएं तो किसी भी तरीके का भेदभाव आपके अंदर होना नहीं चाहिए। डाटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे आप। जैसे कि मान लो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 धर्म हो गए। आप चले, आप अपने दिमाग में हिंदुइज्म को लेके चले हो, तो आप मुस्लिमों के ऊपर रिसर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी तो हिंदुइज्म की होगी। तो आप मुस्लिम पर कैसे रिसर्च कर पाओगे? डाटा कलेक्ट प्योर नहीं कर पाओगे, ओपिनियन नहीं ले पाएंगे उनके, आपके में आपके ओपिनियन उनसे मैच नहीं करेंगे, उनके आपसे मैच नहीं करेंगे। राइट और रॉन्ग? क्लियर यहां तक? वेरी गुड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिसर्च को करने के दौरान तुम्हारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन्हें फुलफिल करना भी बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं? कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंस मतलब मेंटेन एंड इंप्रूव योर ओवन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज थ्रू लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एंड लर्निंग। मतलब रिसर्च से क्या होता है, आप अपने जीवन भर सीखने की एक जो इच्छा रखते हो वो फुलफिल होती है। एक अक्षमता आ जाती है एक इंसान के अंदर जिंदगी भर कुछ सीखने की। पीएचडी करना, पीएचडी करने के बाद पढ़ाई जबरदस्ती नहीं, हैबिट बन जाती है। बिना वजह की चीजें भी पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर इच्छा जाग जाती है लगातार सीखने की, कि इस नॉलेज, इस पर्टिकुलर बुक से मुझे मिलेगा क्या, बैठ के उसे पढ़ने लगेंगे। एम आई राइट और नॉट? क्लियर? आगे क्या है? लीगैलिटी, वेरी गुड। लीगलिटी क्या कहता है? नो एंड ओबे रेलेवेंट लॉज एंड इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज। जब आप रिसर्च करने जा रहे हो तो रिसर्च से जुड़े हुए क्या क्या रूल है, रेगुलेशंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाए, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाए, ये सब आपको पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस के लिए, रिसर्च के लिए कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं। ये भी जिसकी जिम्मेदारी है, किसकी है जिम्मेदारी? नेक्स्ट, एनिमल केयर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पहले रिसर्च के अंदर सैंपल को ऑब्जेक्ट में काउंट किया जाता था, तो रिसर्चर उसे अपनी तरीके से ट्रीट करते थे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी गुड्स के ऊपर, किसी भी थिंग के ऊपर जो कि सांस लेती हो, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो उसके साथ आप एथिकल बिहेव करोगे। ठीक है? जैसे पहले चूहों के ऊपर कोई रिसर्च करना था, जहां चाहा सुई चुभा दी, जहां चाहा किया, जो कर दिया मनुष्य में, क्योंकि आप इंसानों के लिए तो वो एक जीव है छोटा सा, राइट? अब नहीं कर सकते।
अब रिसर्च करने के लिए प्रॉपरली प्रोसेसर को फॉलो करना पड़ेगा। पहले वो एक ऑब्जेक्ट था, अब क्या है, एनिमल की केयर करना। और एनिमल में सिर्फ 4 पैर वाले पशु नहीं, 2 वाले भी आते हैं। इस एनिमल में हम भी इन्वॉल्व होते हैं। आप हाँ, चूहों पर किया गया था, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से किया गया था। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि उसे आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कि 15 दिन तक चूहे को भूखा रख दिया, 20 दिन तक चूहे को भूखा रख दिया कि अब देखेंगे खिलाने का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन और लोगों को सुरक्षा, इससे क्या होता है कि ह्यूमन के सब्जेक्ट पर प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्टेड होते हैं। क्लियर और नॉट गाइस? वेरी गुड, एंड दैट्स इट। रीजन ये है कि आगे के टॉपिक में रिसर्च में किस चीज को पाप माना गया है। 3 चीजें हैं जिनको रिसर्च में पाप माना गया है। कौन कौन सी है? फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लैगियरिज्म। और प्लैगियरिज्म इज ए क्राइम इन द रिसर्च। रिसर्च प्रोसेस में प्लैगियरिज्म एक क्राइम है, और किसी के डेटा को यूज करके उसे साइटेशन ना देना प्लैगियरिज्म कहलाता है। फाल्सिफिकेशन कि आप डाटा, अभी सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, इसका सेकंड पार्ट हम कल करेंगे। ठीक है, फाल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फाल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि मुझे 90 आदमियों, 100 आदमियों से डाटा कलेक्ट करना था, मैंने 95 से डाटा कलेक्ट कर लिया, और 95 से डाटा को कलेक्ट करने के बाद 5 में अपना ओपिनियन लगा दिया कि 95 का डाटा इस तरीके से आया है, बाकी 5 का भी इस तरीके से रहेगा। वो क्या हो गया? फाल्सिफिकेशन। फैब्रिकेशन क्या होता है? चेंजेस, फेवर कर देना। हाँ डियर, यस। सर मतलब ऐसा होता है ना कि हम कुछ सैंपल पे रिसर्च करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी उसको वो कर देते हैं। सर अगर 95 पर करा तो वो भी तो करेक्ट हुआ ना कि इनका 5 पर। यही तो, वो भी तो करेक्ट हुआ। नहीं चलेगा रिसर्च में बेटा, हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज द पॉइंट। जितना सैंपल लिया है उसको तो पूरा डाटा करना पड़ेगा, जितना सैंपल लिया है वो पूरा होना चाहिए। पॉपुलेशन पे तो फिर फॉलो करेंगे, लेकिन आप अपना ओपिनियन ऐड नहीं कर सकते कि 99 से ले लिया, 1 बचा है, इससे डाटा क्यों लूं, सबका ओपिनियन सेम है, इसका रोक दूं। नहीं, उससे भी लेना पड़ेगा। रिसर्च में एक इंसान को न्यूट्रल पोजीशन पर चलना होता है, अपने माइंड का काम करना ही नहीं है आपको, जो करेगा सामने वाला करेगा, आप तो उससे एक्सपीरियंस लो और उसे लिखते चले जाओ, दैट्स इट। ठीक है, फैब्रिकेशन, चेंजेस कर देना, किसमें? लिए गए डाटा को बदल देना, प्लस को माइनस कर देना, कुछ घटा देना, बढ़ा देना, जोड़ देना, बढ़ा देना, लाइक दैट। यहां फाल्सिफिकेशन क्या है? झूठा डाटा ऐड कर दिया। यहां क्या है? चेंजेस कर दिया, बदल दिया डाटा को, ए की जगह बी लिख दिया, बी की जगह सी लिख दिया, उसे क्या कहेंगे? फैब्रिकेशन। प्लैगियरिज्म क्या होता है? प्लैगियरिज्म होता है जब आप किसी की रिसर्च के डाटा को यूज करते हो और उसे साइटेशन नहीं देते हो, तो दिस इज द क्राइम इन द रिसर्च। और आप उसके लिए क्यों? क्योंकि कॉपीराइट, पेटेंट पे, ट्रेडमार्क, इन सब पे एक राइट मिलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। अगर आपका आपने किसी का ब्रीच किया है तो उसके लिए आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। सर ये सब चेक कौन करता है जो आप ये बोल रहे हो कि रिसर्च गूगल गूगल से करते गूगल पे, अब तो गूगल पे होता है, पहले तो अलग से चेक होता था, अब तो पर्टिकुलरली ऐप है, साइट्स है, जिस पर आप रिसर्च को डालोगे, डालते ही वो बता देगा 15% एरर, 20% एरर। अगर 50% एरर आ गया तो आप रिसर्च को अपलोड ही नहीं कर सकते, लेगा ही नहीं, वो गूगल ही छोड़ देगा, बोला निकल जाओ। किसी के डाटा को कॉपी करके अपने डाटा में पेस्ट करके गूगल पर अप्लाई करके देखना, वो एरर लिखा दिखा देगा, नहीं कर सकते आप। लाइक आई हैव इंस्टीट्यूट, मेरा इंस्टीट्यूट है, और मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के डाटा को जो उसने डाला है, अगर मैं डायरेक्टली पूरा का पूरा जू का तू यूज कर दूं बिना वर्ड्स को चेंज किए, मैं यूज ही नहीं कर सकता। पर सर आप डेमोग्राफी में अगर आप उसको क्रेडिट दे रहे हो जो आपने बोला है, तो अगर आप उसको क्रेडिट देके फिर उसको अपलोड कर रहे हो तो फिर तो नहीं आएगा। क्रेडिट कर दो, अगर आपने क्रेडिट दिया है फिर अपलोड होगा, फिर अपलोड हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब कि अपना ओपिनियन ना देके हम किसी का भी रिसर्च ऐसे ही अगर क्रेडिट के साथ दे रहे हो जू का तू, अगर आप किसी के वर्क को आप यूज करते हो तो उसे आपको साइटेशन देना ही। तो सर बट अपने रिसर्च का क्या फायदा ना, वही पूरा नहीं बेटा, कॉपी एंड पेस्ट नहीं कर सकते, फिर आप रिसर्च कहां कर रहे हो?
कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वो भी बताएंगे। प्लैगियरिज्म कई तरीके का होता है। प्लैगियरिज्म होता है कंप्लीट प्लैगियरिज्म, पैरा प्लैगियरिज्म, लाइन प्लैगियरिज्म, कि एक लाइन से लाइन कॉपी कर ली, पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लिया, नीचे का पोर्शन ऊपर लिख दिया, ऊपर का नीचे पोर्शन लिख दिया, ये सब प्लैगियरिज्म में आता है। वही पूछ रही थी कि अगर जैसे हमने कोई रिसर्च की, किसी और ने हमें क्रेडिट तो दिया, पर हमारा रिसर्च पूरा एज इट इज उसमें कॉपी कर लिया, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आपके पास कॉपीराइट आ जाता है, विदाउट नहीं कर सकते। आपकी परमिशन के बिना नहीं आएगा। आपके पास में जब भी आप रिसर्च या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे कोई भी काम करते हैं, ऑटोमेटिक आपके पास कॉपीराइट आता है। अगर आपने रजिस्टर्ड किया है तो भी ठीक, और नहीं करवाया तो भी। इवन सर हम लोग जो लाइन अगर हम लोगों ने कॉपी की है ना, वो भी हम विदाउट परमिशन नहीं कर सकते, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और उसका नाम देना पड़ेगा। रिसर्च में तो वैसे भी यूनिकनेस होनी चाहिए, हाँ। तो वैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके गाइस। इवन सर मतलब जब हम लोग 11th क्लास में हम लोगों ने रिसर्च की सोशियोलॉजी में, हमें स्टार्टिंग में एक पेपर ऐड करना पड़ता था, सिर्फ इसलिए कि इसमें जो हमने रिसर्च कर रहे हैं हम तो स्टूडेंट्स थे 11th क्लास के, हम जो रिसर्च कर रहे हैं ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये हमारा अपना है, अपना है। उनके लिए जो करते थे। अरे रिसर्च तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मास्टर डिग्री आप लोगों ने की है, डेजर्टेशन देके आए हो लास्ट में, वो एक रिसर्च है, एक से दूसरे का मैच नहीं कर सकता, चेंज आएगा। अगर आपने एक से दूसरे का मैच करा दिया, किसी की कॉपी उठा के ले आए जो पहले से कॉलेज में है, वो फाइल कैंसिल कर दी जाएगी, दोबारा से डेजर्टेशन देना पड़ेगा। तो रिसर्च तो बहुत बड़ी चीज होती है। ओके चले गाइस, आज यहीं तक रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, खुश रहिए। थैंक यू सर।